इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, समयक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जिताशा, प्रीति, आदित्य, जापान निवासी, जयपुर, राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। समझ को साथ रखकर चलना चाहिए। समझ का मतलब है विवेक। ये यदि लोगों का जागृत हो तो आपके संबंधों में कहीं से खटास नहीं आ सकती। लेकिन लोग यहीं चूक जाते हैं, विवेक खो देते हैं, औरों की आधारहीन बातों पर भरोसा करने लगते हैं। और ये भी एक विचित्रता मैंने देखी है, आज के लोगों को अपनों पर कम, औरों पर भरोसा ज्यादा होता है। वे जो भरोसे के लायक नहीं है, संत कहते हैं समझ के साथ जियो। तुम्हारे जीवन में समझदारी दिखनी चाहिए, तभी तुम्हारा कोई भी संबंध मेंटेन होगा। किसी भी संबंध में, गुरु के पास भी अगर तुम आए हो और समझ खो के आए हो तो कुछ नहीं पाओगे। मान लो आप मेरे पास आए और मैंने आपसे कहा ये कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता, आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी? यदि आप मेरे आशय को सही समझोगे तो आप यही कहोगे कि महाराज जी ने मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे मेरी बुराई से बचा लिया। एक प्रतिक्रिया ये। और दूसरी प्रतिक्रिया, यार महाराज जी ने तो 4 जनों के सामने मुझे बोल दिया, मैं इतना बड़ा आदमी, महाराज जी को ऐसा कहना चाहिए क्या? क्या हो गया? चुप गया। अगर शब्द को पकड़ोगे तकलीफ होगी, शब्द के आशय को समझोगे खुशी होगी। तो घर परिवार में रहने वाले लोगों को समझ खुली रखनी चाहिए। समझदारी का परिचय पहली बात। दूसरी बात समादर, रिस्पेक्ट। बड़े छोटे सबको रिस्पेक्ट। छोटे बड़ों का बहुमान करे तो बड़े छोटों की भावनाओं की कद्र करे, उन्हें स्नेह दे, वात्सल्य दे। ये रिस्पेक्ट है। अगर एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होता है तो सहज प्रेम पनपता है। और जहां आदर नहीं है वहां कुछ नहीं। मैं ऐसे अनेक परिवारों को जानता हूं जिनके प्रत्येक सदस्य एक दूसरों के साथ बड़े रिस्पेक्टफुली व्यवहार करते हैं। उनके मुख से निकलने वाला शब्द भी बड़ा आदरपूर्ण होता है। वे परस्पर में अक्सर अनुरोध की भाषा का प्रयोग करते हैं। वे अपने घर के नौकर और ड्राइवर को भी नौकर, सेवक जी और ड्राइवर जी जैसे शब्द का संबोधन देते हैं। और
आजकल देखने में दूसरा रूप ये भी दिखता है कि घर में ही रहने वाला व्यक्ति हो और उसकी घर में ही कोई कद्र नहीं। एक व्यक्ति मेरे पास आया बड़ा दुखी मन से, डायनामिक पर्सनालिटी, समाज में बड़ा ऊंचा स्थान, व्यापार कारोबार और परिवार को आगे बढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। एक दिन आकर उसने कहा, महाराज आज अपने मन की एक बड़ी व्यथा आपसे शेयर करना चाहता हूं। आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा बोलो क्या है? बोले महाराज आप मुझे लगातार 6 महीने से देख रहे हो। मैं अपने विषय में आपसे कुछ नहीं कहना चाहता, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती महाराज, समाज का एक एक बच्चा मुझे चाहता है, गैर समाज में भी लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं। महाराज जी आप और आप जैसे जितने गुरुजन नगर में आते हैं उनकी बड़ी कृपा मुझ पर बरसती है। महाराज मैंने समाज के लिए जितना किया उससे कई गुना अपने परिवार के लिए किया और करता हूँ, पर महाराज मैं तरस गया। आज तक परिवार में मुझे कभी किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुमने अच्छा किया। मैं उसके लिए तरस गया। महाराज मेरा ऐसा क्या कसूर है कि सब मेरे गीत गाते में लोकप्रिय हो गया, पर परिवार प्रिय नहीं रह पाया। तो मैंने कहा भाई इसकी वजह ढूंढो, इसकी वजह ढूंढो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम परिवार को सब कुछ दे रहे हो पर परिवार जो चाहता है वो नहीं दे पा रहे हो। नहीं महाराज मैंने आज तक अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की, लेकिन कोई आज तक प्रशंसा ही नहीं करता। मन टूटता सा लगता है। मैंने उसे अपने तरीके से समझाया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं जिस परिवार में छोटे बड़े सबका अपने अपनी भूमिका के अनुरूप सम्मान होता है, उस परिवार में सब लोग एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, और जहाँ उपेक्षा और तिरस्कार होता है वहाँ लोग एक दूसरे के प्रति आंखें तरेरते हैं। सम्मान का भाव होना चाहिए, समादर होना चाहिए, अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा मिलनी चाहिए। अच्छा कार्य कोई करे तुरंत प्रशंसा। आप करते हो, रोज भोजन करते हो, पत्नी तुम्हारी रुचि के अनुरूप भोजन तुम्हें परसती है। जिस दिन भोजन तुम्हारे मनोनुकूल नहीं हुआ उस दिन तुमने शिकायत तो जरूर की होगी, लेकिन प्रतिदिन तुम्हारे मन माफिक भोजन परोसने वाली पत्नी को तुमने कभी धन्यवाद दिया? कभी प्रशंसा की? क्या बढ़िया भोजन बनाती हो, तुम्हारे हाथ के खाने के अलावा और किसी का खाना मुझे सुहाता ही नहीं। बहुत कम लोग हैं ऐसा कहने वाले। रिस्पेक्ट एक ऐसा तत्व है, हर रिश्ते में रिस्पेक्ट होना चाहिए। हर परिवार तक की बात मैं सीमित नहीं कर रहा हूं। गुरु शिष्य के प्रति भी रिस्पेक्ट होता है। शिष्य गुरु के प्रति समर्पण रखता है तो गुरु भी शिष्य का पूरा ध्यान रखते हैं। यह रिस्पेक्ट है। मालिक को नौकर के प्रति रिस्पेक्ट रखना चाहिए, नौकर को मालिक के प्रति रिस्पेक्ट रखना चाहिए। क्यों? बिना नौकर के तुम्हारा काम चलेगा क्या? आदर स्नेह जहां होता है वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं होती।
मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनके यहां एक ड्राइवर था। पिताजी के जमाने से वो ड्राइवर उनके घर में गाड़ी चलाया करता था। पिताजी के जमाने से गाड़ी चलाता था। उस ड्राइवर को, उस परिवार में एक पूरी की पूरी ऐसी व्यवस्था थी, सब एक दूसरे का आदर करते थे। पिताजी के मरणोपरांत बेटे के हाथ में सारा कारोबार आया। इधर ड्राइवर अपने घर में बेटे के बीमार होने के कारण आने में थोड़ा विलंब हुआ। इस बीच मालिक गाड़ी में जाकर के बैठ गया ड्राइविंग सीट पर, और कुल 2 मिनट का विलंब हुआ। 2 मिनट में पीछे से ड्राइवर आ गया। ड्राइवर ने तो सोचा कि आज तो मेरी नौकरी गई, आज तो मेरी नौकरी गई। मालिक ने इशारा किया, ड्राइवर से कहा पीछे बैठो। ड्राइवर सकुचा है, मैं आपसे कह रहा हूं आप पीछे बैठो। गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते में कहता है, आप रोज मुझे लेते और छोड़ते हो, आज मैं आपके घर आपको छोड़ने जाऊंगा। मैं आपके घर आपको छोड़ने जा रहा हूं। मुझे मालूम पड़ा आपके बेटे की तबीयत खराब है, आप उसकी वजह से लेट हुए। अगर आप खबर कर देते तो कोई दूसरी भी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन ठीक है। वो गया, ड्राइवर के घर गया, उसे छोड़ा, बेटे से मिला और कहा कि कोई इलाज में कमी हो तो मुझे बताना, अच्छे से अच्छे चिकित्सा करो। आप कल्पना कर सकते हैं केवल इतने से व्यवहार से उसने कितनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की और ड्राइवर को कितनी बड़ी खुशी दे दी। अरे ड्राइवर है, उसका तो काम ही है। अच्छे रिश्ते ऐसे नहीं बनते। ड्राइवर भी हमारा ही अंग है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन का एक अनुभव सुनाया। वो अपनी धर्म पत्नी के साथ मुंबई में टैक्सी से एक स्थान से दूसरे स्थान गया। रिस्पेक्ट क्या होता है? टैक्सी से उतरने के बाद जो पेमेंट था वो पेमेंट किया, और पति पत्नी दोनों ने उस ड्राइवर को धन्यवाद दिया। टैक्सी ड्राइवर ने धन्यवाद सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, आप इतने बड़े आदमी मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे? बोले, नहीं, मेरे 6 व्यक्तियों का परिवार है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम दोनों पर है। तुमने सकुशल हमें यहां पहुंचा दिया, हमारे प्राणों की रक्षा की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ड्राइवर के आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा, 25 वर्षों से लगातार टैक्सी चला रहा हूं, आज तक मुझे कभी किसी ने मेरे काम के लिए धन्यवाद नहीं दिया, और आपने मुझे धन्यवाद देकर ये एहसास भी कराया, मेरा काम केवल गाड़ी चलाना नहीं है, अपितु जिसे लेके जा रहा हूं उसके परिवार का ख्याल रखना भी है। उसने कहा कि आज मैं आपसे बड़ा प्रेरित हुआ, इंस्पायर्ड हुआ हूं। कभी कभी मैं शराब पी लेता था, आज से मैं शराब का परित्याग करता हूं। ये एक दृष्टिकोण, आदर, सबके प्रति आदर भाव होना चाहिए, बड़े छोटे सबकी। आदर भाव रखोगे तभी आप किसी के अंदर जगह बना पाओगे, अन्यथा नहीं।
तीसरी बात है समय। क्या दो? परिवार के लिए समय, रिश्तों के लिए समय। आजकल सबसे ज्यादा कमी समय की है ना? सबकी शिकायत रहती है, आप तो हमें समय ही नहीं देते। होता है? समय नहीं, आपके पास समय नहीं, आप हमें समय नहीं देते। पति पत्नी के बीच भी यही बात है, बाप और माँ बाप और बच्चों के बीच भी यही है। आपके पास समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं। लोग अपने व्यापार और कारोबारों में इतने ज्यादा मगन हो जाते कि उनके पास समय नहीं है, जबकि समय एक दूसरे के लिए देना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और आजकल तो क्या हो गया, ऐसे ही व्यस्तता है। घर आए, मोबाइल लेके बैठ गए, टीवी खोल के बैठ गए, सोशल मीडिया में उलझ गए, फेसबुक चलाने लगे, व्हाट्सएप चलाने लगे, इंस्टाग्राम में लग गए, ट्विटर में खो गए। क्या है ये? आजू बाजू में एक दूसरे के बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे को कुछ पता नहीं। आपके पास समय कहां है? भोजन करते हुए पति ने पत्नी पर चिल्लाते हुए कहा, कैसी दाल बनाई है, न उसमें नमक का स्वाद है, न मिर्च का स्वाद है, एकदम फीका है। तुम दिन भर केवल मोबाइल में ही लगी रहती है, लगता है तुम आज दाल में नमक मिर्च वगैरह डालना भूल गई। दिन भर केवल मोबाइल में लगी रहती है, लगता आज तुम दाल में नमक मिर्च डालना भूल गई। पत्नी ने कहा, पहले अपनी मोबाइल छोड़ो, मैं देख रही हूं कब से तुम पानी में डुबोकर रोटी खा रहे हो। ये हाल है, कहां स्वाद आएगा? कहां है हम? हमें बाकी कार्यों के लिए सब काम छोड़ देना चाहिए। मेरे संपर्क में कई लोग हैं, आज बहुत आगे बढ़े हुए। वो घर आते हैं, मोबाइल इंटरनेट सब एक तरफ, कुछ देर परिवार के सभी सदस्य मिलकर के बातें करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे की दिल की बात सुनते हैं, एक दूसरे से अपनी मन की बात शेयर करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं। उसके बाद फिर अपना अपना। एक व्यक्ति तो है कि हमारे यहाँ रात में इंटरनेट चलता ही नहीं, मतलब कुछ नहीं। और उन्होंने बताया जो करना है, हमारा जो ड्राइंग रूम है उसमें करो, कॉमन करो, कमरे में छुप कर मत करो। तुम्हें जितना इंटरनेट का यूज करना है सबके बीच करो, लेकिन एक लिमिट में। इससे क्या हो रहा है? हमारे सारे रिश्तों का रस सूखने लगा है। हो रहा है कि नहीं? एक दूसरे को एक दूसरे का कोई अता पता नहीं। कहां? सब लगे हैं चैटिंग में, डेटिंग में। वहां कहां चीटिंग हो जाए पता नहीं। क्या दशा है। मैं अजमेर में था, एक 13-14 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ आई और वहाँ समाज के एक प्रमुख थे। दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली तो प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लगा जैसे ये लोग एक दूसरे से बड़े परिचित हैं। जो समाज के प्रमुख थे वो करीब 65-70 साल के थे। मैंने उनसे उनकी तरफ रुक करके पूछा, ये बच्ची कौन है? आप लोग हंसोगे। जो थे उनसे मैंने पूछा, ये बच्ची कौन है? तो उसने कहा, ये मेरी फेसबुक फ्रेंड है। 70 साल का बुढ़ा, 14 साल की बिटिया। क्या है? इसका
परिणाम क्या होगा, कभी आपने सोचा? ये अत्यंत भयावह है। इन सब से अपने आप को बचा करके निकलना चाहिए। तो समय सबसे बड़ी जरूरत है। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए आपके पास समय होना चाहिए। वो मेरी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, बाकी बातें बाद में। और चौथी बात, स्नेह, एक दूसरे के मध्य प्रेम। इतना गहरा अफेक्शन होना चाहिए कि लोग एक दूसरे के प्रति जान छिड़कने को राजी हो। अभी जान छिड़कने वाले कम, जान लेने वाले ज्यादा। एक ने एक बार पूछा कि विवाह के बाद स्त्री पुरुषों में क्या अंतर आता है? विवाह के बाद स्त्री पुरुषों में क्या अंतर आता है? तो कहा कि विवाह के बाद स्त्री अपना परिवार, माँ बाप और मायके को छोड़कर आती है। विवाह के बाद स्त्री अपना परिवार, माँ बाप और मायके को छोड़कर आती है और पुरुष के घर में सुख, चैन और शांति खो जाती है। आखिर ये क्या है? ये सब क्यों जा रहा है? क्यों खो रहा है? क्योंकि परस्पर में प्रेम संबंधों का अभाव होता जा रहा है। वो अंदर का प्रेम, स्नेह होना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति स्नेह होगा तो आपका व्यवहार ही अलग होगा। लेकिन आजकल देखते हैं कि लोगों के मन में स्नेह कम दिखता है। स्नेह होगा तो आप सामने वाले की गलतियों को नजरअंदाज करोगे, और अगर द्वेष होगा तो 24 घंटे गलती ही दिखेगी। होगा? प्रेम है, लड़ाई भी हो सकती है, होने दीजिए, हर किसी में होती है। लेकिन अपने प्रेम को टिकाए रखना चाहते हो तो दूसरों की गलती देखना बंद करो और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में रंच मात संकोच मत करो। क्या बताया? सामने वाले की गलती देखना बंद करो और अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में एक पल का विलंब मत करो। ध्यान रखना, जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी गलती हमें दिखती नहीं, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसकी अच्छाई कभी दिखती नहीं। तुम्हें चाहिए अपनी आदत में बदलाव लाओ। अगर किसी की तुम्हारे द्वारा कोई गलती हो, तुरंत एक्सेप्ट करो और सॉरी कहो, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। और दूसरों की गलती देखो मत। लेकिन क्या करें, दूसरों की गलतियां देखते हैं। पत्नी किसी भी बात पर गुस्सा होती तो बार बार बीच बीच में कहते जीएसटी जीएसटी जीएसटी। आजकल तो जीएसटी बहुत चल रहा है। तो जब भी पत्नी को गुस्सा आए, पति से कुछ कहे जीएसटी जीएसटी जीएसटी। पति ने पूछा हद हो गई है, जीएसटी क्या है? बोले गलती सिर्फ तुम्हारी है। जीएसटी, गलती सिर्फ तुम्हारी है। समझ गए ना? ये भी एक जीएसटी है। ऐसी जीएसटी हर घर में चलती है और वो सिरदर्द बनती है।
गलती सिर्फ तुम्हारी है, ये आरोप है, प्रेम नहीं टिकेगा। मुझे सामने वाले की गलती देखना ही नहीं और अपनी गलती को स्वीकार करने में संकोच करना ही नहीं। कर सकते हैं? अरे महाराज, अपनी गलती कैसे एक्सेप्ट करें, सामने वाले की गलती को कैसे भूल जाएं? तो लड़ो, मरो। जीवन का सच्चा रस तो इसी में है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने कोई गलती की और सामने वाले ने उस गलती को नजरअंदाज किया, उसके प्रति तब आपका रुख, और आपने कोई गलती नहीं की और किसी ने आपके ऊपर गलत दोषारोपण कर दिया, तब आपका रुख, कौन सा रुख अच्छा होता है? पहले वाले पर कि बाद वाले पर? गलतियों को नजरअंदाज करने वालों के प्रति तुम्हारा झुकाव बढ़ता है कि गलत दोषारोपण करने वालों पर? क्या हो गया? गलतियों को नजरअंदाज करने वाला। इसी प्रकार दूसरा, एक व्यक्ति गलती कर रहा है और ऊपर से अकड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति गलती कर रहा है और तुरंत स्वीकार करके क्षमा मांग रहा है। किसको मानोगे अच्छा, पहले वाले को कि बाद वाले को? अब देख लो तो जैसा तुम हो वैसे ही सब है, तुम्हारा स्थान कहाँ है? गलती करके स्वीकार करने वाले, क्षमा मांगने वालों में, या अपनी गलती को दूसरों पर आरोपित करने वालों में? दूसरों की गलती को नजरअंदाज करने वालों में, या दूसरों की के ऊपर गलत दोषारोपण करने वालों में? कहाँ हैं हम? देखना चाहिए। देखो, प्रेम पूर्ण दृष्टि का परिणाम क्या होता है। पति पत्नी दोनों बैठे थे, पत्नी ने पति के आगे 2 डायरियां रखी। क्या ये एक डायरी आप रखो, एक डायरी मैं रखता हूं। नया साल चालू होने वाला है, आपकी गलतियों को मैं इस डायरी में लिखूंगी और मेरी सारी गलतियों को आप अपनी डायरी में लिखना। आपकी गलतियों को मैं अपनी डायरी में लिखूंगी, मेरी गलतियों को आप अपनी डायरी में लिखना, और अगले साल के आखिरी दिन हम दोनों मिलेंगे, देखेंगे दोनों में किसकी ज्यादा गलती है। पति ने स्वीकार लिया, दोनों ने अपनी अपनी डायरियां ले ली। साल बीता, दोनों बैठे, पत्नी ने एक दूसरे की डायरी की बात की, कहा ठीक है, अपनी डायरी पति की ओर आगे बढ़ाते हुए कहे देख लो अपनी करतूतें। पति ने डायरी खोली, हर पन्ने में कोई न कोई शिकायत। आज आप दूध समय पर नहीं लाए, बाजार से सब्जी समय पर नहीं आई, आपने हमारे कपड़ों का ध्यान नहीं रखा, बच्चों को स्कूल समय पर नहीं ले जा सके, बच्चों की फीस नहीं भर पाए, घर का सामान नहीं आ पाया, हमें घूमने नहीं ले जा पाए। न जाने कितने सारे पुराण पड़े थे। पति बड़े धैर्य और गंभीरता के साथ मुस्कुराते हुए एक एक पन्ने को पढ़ा, पलटता गया, पलटता गया, पलटता गया। 365 पन्ने गलतियों से रंगे पड़े थे। अब बारी पति की डायरी की थी। पति ने अपनी डायरी पत्नी की तरफ रखा, पत्नी ने डायरी खोला, आश्चर्यचकित, डायरी एकदम खाली, कोरी की कोरी, एक एक पन्ना पलट रही है, पूरी की पूरी डायरी खाली।
उसे बड़ा आश्चर्य, जब पूरे पन्ने पलट गए, 31 दिसंबर के पन्ने पर पहुंचे, तो उसमें एक वाक्य भर लिखा था, कि मेरे आंखों में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम भरा है कि तुम्हारी गलतियां दिखी ही नहीं तो क्या लिखूं। मेरे आंखों में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम भरा है कि तुम्हारी गलतियां दिखी नहीं तो क्या लिखूं। पत्नी चरणों में गिर गई, मुझे माफ करना, मैं भूल में थी। प्रेम इसको कहते, स्नेह इसको कहते। ये सद्भाव जीवन में जगे तो जीवन का काया पलट हो जाए। 4 बातें संक्षेप में और बोल दूं जिनसे बचना चाहिए, जो परिवार को उजाड़ देते हैं। पहली बात, असहिष्णुता का भाव, असहनशील होना, एक दूसरे के प्रति अनुदार हो जाना, किसी की प्रगति को न देख पाना, उनकी प्रशंसा को न सपाना, किसी की छोटी मोटी गलतियों को पचाने में असमर्थ हो जाना, ये परिवार को उजाड़ देने वाला काम है। व्यक्ति को सहनशील बनना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति उदार बनकर काम करना चाहिए, तभी आप अपने रिश्तों में सजिंदगी रख पाएंगे। दूसरी बात है पक्षपात। यदि आपके व्यवहार में पक्षपात दिखता है तो ये सामने वाले का मन तोड़ता है। आप चाहते हैं कि घर परिवार के प्रत्येक सदस्यों के मध्य प्रेम बना रहे और हमारे सारे रिश्ते ठीक दिखते रहे, बनते रहे, पलते रहे, तो पक्षपातात्मक रवैये से अपने आप को बचाना चाहिए। नंबर 3, शंका, शक। एक दूसरे के प्रति भरोसा करो, शक नहीं। अगर आप शक करोगे, शंका करोगे तो कभी प्रेम नहीं टिक पाएगा। आजकल ऐसा देखने में आता है, लोग एक दूसरे पर शक करते हैं, तुरंत, है ना, बहुत जल्दी शक आ जाता है। ये शक, संदेह कई घरों को तोड़ चुका। इस शक से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। और चौथी बात है उपेक्षा। एक दूसरे की उपेक्षा, तिरस्कार, ये मनुष्य को तोड़ डालती है। हम हर व्यक्ति को उसके गुणों के अनुरूप रखें, स्नेह और वात्सल्य से बांध के रखें। हमारे अंदर आत्मीयता का भाव होना चाहिए, उपेक्षा का नहीं। तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सकेंगे। तो आज आर की बात है, जो 4 बातें मैंने आप सबसे कही, उन्हें अपनाएं और अपने रिलेशन को रिचार्ज करने की कोशिश करें। बातें छोटी है पर बड़ी गहरी है, जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है। जीवन की सरसता और समरसता को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। हमें इन्हीं लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आशा है आप सब इन बातों पर ध्यान देते हुए अपने जीवन की समरसता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय।
जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 की जय जय जय। वर्तमान दौर में एक शब्द हर किसी के जबान पर चढ़ा मिलता है, वो है सक्सेस, है ना। हर कोई सक्सेस की तलाश में है। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हकीकत में सक्सेस है क्या। किसी भी व्यक्ति से बात करो तो हर व्यक्ति की सफलता के विषय में अलग अलग राय है। एक बच्चा यदि अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो अपने आप को सफल मानता है। अच्छे मार्क्स पा जाए तो वो अपने आप को सफल मानता है। पढ़ लिख जाए, अच्छी जॉब मिल जाए तो अपने आप को सफल मानता है। परिवार बसा ले तो अपने आप को सफल मानता है ना। एक व्यापारी अगर अपने व्यापार में वांछित परिणाम पाले तो अपने आप को सफल मानता है। एक खिलाड़ी किसी खेल में विजेता बन जाए तो अपने आप को सफल मानता है। एक अभिनेता किसी अभिनय से अपनी नई पहचान बना ले तो अपने आप को सफल मानता है। हर व्यक्ति, एक साधु अपने जीवन में कुछ विशेष अर्जित कर ले तो अपने आप को सफल मानता है। कुल मिलाकर जब कभी भी हम सफलता के संदर्भ में विचार करते हैं तो यही पाते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है और उसकी उपलब्धि को ही वो अपनी सफलता मानता है। इस हिसाब से अगर सफलता की व्याख्या की जाए तो एक वाक्य में इस तरीके से की जा सकती है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है ना। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है, लेकिन मेरी राय में ये सफलता की पूर्णता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना शुरू करता है, लक्ष्य पाता है, अपने आप को कुछ पल के लिए सफल महसूस करता है, उसी क्षण उसका लक्ष्य कुछ और हो जाता है। लक्ष्य बदल जाता है, नतीजा जीवन पर्यंत मनुष्य भाग दौड़ करता रहता है, लेकिन जिस सफलता की तलाश में वह अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता है वो उसे हासिल नहीं हो पाती। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है, लेकिन ये सफलता की पूर्णता नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, समयक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ।
श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या जिताशा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।